Okay, good morning all. Today we will discuss the last topic of this unit 2 of analog communication. Today we will discuss the second method that is used for the generation of DSB, generation of SSB-SC signal. Today we will discuss the second method that is used for generation of SSB-SC signal. Okay. Okay. We already discussed in our previous lecture that हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि दो मेथड्स होते हैं ना। दो कौन कौन से मेथड्स होते हैं? पहला मेथड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है हमारा फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, है ना। इन दोनों मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। कब यूज करते हैं इन दोनों मेथड्स का? जब हमें कोई भी कब यूज करते हैं ये दोनों मेथड्स का? जब हमें कोई भी एस एस बी ऐसे सिग्नल को जनरेट करना होता है ना। अब एस एस बी ऐसे सिग्नल के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था, डिस्कस किया था। क्या होता है एस एस बी ऐसे सिग्नल? एस एस बी ऐसे सिग्नल के बारे में मैंने बताया था कि जो भी हमारे और दो सिग्नल्स होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। कौन कौन से दो अलग अलग सिग्नल होते हैं? दो अलग अलग पार्ट होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एक हम लोगों ने पढ़ा था डी एस बी एस सी, पढ़ा था हम लोगों ने डी एस बी एस सी। तो जो हमारा डी एस बी एस सी हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक हम लोगों ने पढ़ा था डी एस बी एफ सी, है ना। हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? डी एस बी एफ सी। ये दोनों हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो ये जो दो टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं इनमें पावर की ज्यादा जरूरत होती है ना। कभी भी अगर हम इन दोनों मॉड्यूलेशन में से किसी का भी यूज करके सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वेस्टेज पावर को कम करने के लिए, इस वेस्टेज पावर को रिड्यूस करने के लिए, इस वेस्टेज पावर को एलिमिनेट करने के लिए हमने दूसरे मेथड की तरफ मूव किया। वो था हमारा एस एस बी एस सी सिग्नल। क्लियर बात है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जो इसका सेकंड मेथड था, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। इट इज आल्सो नोन एज हार्टले मॉड्यूलेटर, है ना। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था इसके बारे में कि क्या होता है हार्टले मॉड्यूलेटर। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? आज के लेक्चर में हमें देखना है फर्स्ट मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एस एस बी एस सी। कौन सा हमारा पहला मेथड है? हमारा पहला मेथड जो आज हमें क्लास में देखना है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। Okay, as name shows, in this method we use different frequency spectrum for the generation of SSBSC signal, है ना। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे फेस के बेसिस पे अपने सिग्नल को जनरेट कर रहे थे, फेस के बेसिस पे अपने सिग्नल को फिल्टर करके एस एस बी एस सी सिग्नल जनरेट किए थे, वैसे ही हमारा जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन जो पैरामीटर है वो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये मेथड कैसे यूज होता है ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ये स्टार्ट हुआ आज का लेक्चर हमारा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड इज आल्सो नोन एज फिल्टरिंग मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड को और क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड को हम लोग कहते हैं फिल्टरिंग मेथड, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव एक्सप्रेशन और ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर द जनरेशन ऑफ एस एस बी एस सी सिग्नल बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड, बाय यूजिंग फिल्टरिंग मेथड, है ना। फिल्टरिंग मेथड का यूज करके हम लोग एस एस बी एस सी को कैसे जनरेट करेंगे ये आप लोगों को पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि कभी भी बेटा अगर मुझे एस एस बी एस सी सिग्नल जनरेट करना है तो एस एस बी एस सी सिग्नल हम लोग डायरेक्ट तो जनरेट नहीं कर सकते, है ना। एस एस बी एस सी सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें चाहिए होता है डी एस बी एस सी सिग्नल। ठीक है। तो जब हमारे पास डी एस बी एस सी सिग्नल मिल जाता है तो डी एस बी एस सी सिग्नल में से सिर्फ और सिर्फ कैरियर को हटा के हम लोग एस एस बी एस सी सिग्नल गेन कर लेते हैं। ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं, है ना, क्या क्या है इसके बारे में। frequency discrimination method can be used for the generating the SSB modulated wave of the message signal satisfy the following condition, है ना। जब जब हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड या फिल्टरिंग मेथड का यूज करके SSB SC सिग्नल जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं,
है ना। अब जो लिमिटेशन होती है वो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए पहले, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आएगी फिर। क्या लिमिटेशन होती है पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, है ना। देखो बेटा, मैं एक y एक्सिस बनाया, मैंने एक x एक्सिस बनाया, ठीक है। तो x एक्सिस के इस तरफ फ्रीक्वेंसी होगी, जो जीरो से इस तरफ हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं प्लस इनफाइनाइट कहता हूँ, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और अगर मैं इस तरफ आया तो ये हमारा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हुई। क्लियर बात है, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी तक हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो मैसेज सिग्नल होता है वो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। क्लियर बात है। तो इसकी लिमिटेशन ये है, इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि इस मेथड के थ्रू हम लोग ऐसे ही SSB-SC सिग्नल जनरेट कर सकते हैं जिसमें मैसेज सिग्नल जीरो से स्टार्ट ना हो। बात समझ में आई। मैसेज सिग्नल जीरो से स्टार्ट ना होकर जीरो के अलावा किसी एक दूसरे फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो जाए। बात सबको क्लियर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है। मैं सपोज यहाँ पे जीरो है तो मैं इसको कह दिया F1, है ना। और ये तो हम इसको मैंने कह दिया एम एफ एम प्लस F1। क्लियर बात है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको मैंने कह दिया FM प्लस F1, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने कह दिया F1। तो अगर मैं दोनों की बैंडविड्थ निकालूंगा, जो हमारा FM सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ निकालूंगा, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी। बैंडविड्थ हम लोग जानते हैं, बैंडविड्थ हाउ कैन वी कैलकुलेट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या बेटा, FM प्लस F1, है ना। ये हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है F1। तो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया, FM। और यही हमारे मैसेज की फ्रीक्वेंसी होती है। हम लोग अभी तक यही लेके चल रहे थे कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारी FM होती है ना। तो बस ये डिफरेंस दोनों में याद रखना बेटा। इससे पहले जितने भी सिग्नल मैं कंसिडर किया हूँ उसमें हम लोग मैसेज सिग्नल को जीरो से स्टार्ट करके FM तक लेते थे। बात समझ में आई। तो ये भी हमारा ये भी हमारा लो सिग्नल है, और ये भी हमारा लो सिग्नल है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इससे पहले के जितने भी हम लोग मेथड्स पढ़ते थे मॉड्यूलेशन में, उसमें हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जीरो से स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो से स्टार्ट ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों, ये मैं आप लोगों को भी आगे बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया क्या सभी को। जीरो के अलावा कोई भी दूसरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से स्टार्ट होगा अगर, तभी हम इस सिग्नल को SSB-SC सिग्नल में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक मैं क्या बताया हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ यहाँ पे जैसे मेंशन है बेटा, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या जो यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, वही यहाँ पे बात मेंशन की गई है कि इस टाइप के SSB-SC सिग्नल में हम उन्हीं मैसेज सिग्नल को कंसीडर कर सकते हैं जिसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो जीरो से स्टार्ट ना होकर किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो, है ना। और जनरली जो हमारे ऑडियो सिग्नल होते हैं ना, मैंने आप लोगों को किसी एक लेक्चर में लिखवाया था, क्या कॉपी में आप लोग नोट करके रखिएगा। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। जो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो हमारी 300 हर्ट्ज टू 3300 हर्ट्ज तक होती है। कई बुक्स में इसको 34 लिखा जाता है, जैसे इस नोट्स में इसको 34 हंड्रेड्स लिखा गया है। ये हमारी हर्ट्ज है ना, ये हमारी हर्ट्ज है। ये किसकी रेंज है, ये हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं ना, वो है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे इसको हम कहेंगे LSB, है ना। LSB दैट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। LSB मतलब LSB नहीं, LSB स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। इसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना, लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो जो हमारी 300 हर्ट्ज होगी वो हमारी लो फ्रीक्वेंसी हुई, जो हमारी 3300 हर्ट्ज हुई ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी हुई, है ना। तो अगर मैं इसकी बैंडविड्थ पूछूंगा आप लोगों से कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ ऑडियो सिग्नल, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 3300 हर्ट्ज माइनस 300 हर्ट्ज इक्वल टू 3000 हर्ट्ज, इक्वल टू 3000 हर्ट्ज, है ना। 3000 हर्ट्ज या 3000 हर्ट्ज को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं 3 किलो हर्ट्ज कह सकता हूँ। तो आप लोगों को ये ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं सब ये इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो हमारी ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो भी हम लोगों ने, वो लो फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन हमने उसको जीरो से स्टार्ट नहीं किया। हमने उसको क्यों, कहाँ से स्टार्ट किया, हमने उसको 300 हर्ट्ज से स्टार्ट किया। क्लियर बात है। तो जो ऑडियो सिग्नल होता है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो से स्टार्ट ना होकर दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब, ये सब मैंने क्यों बताया, ये सब मैं इसलिए बताया कि इस मेथड के थ्रू हम लोग ऐसे ही सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं जो जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से स्टार्ट ना होके किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो।
क्लियर बात है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी हम लोग आगे फिल्ट्रेशन में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अच्छा, चलो अब एक पॉइंट और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने फिल्टर पढ़ा होगा अपने जो भी आप लोग प्रीवियस जो भी स्टडी किए, कभी ना कभी आप लोगों ने फिल्टर पढ़ा होगा, है ना? तो फिल्टर मैंने आप लोगों को, हाँ, फिल्टर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। फिल्टर का यूज किया जाता है बेटा अपनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को गेन करने के लिए और अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करने के लिए। क्लियर बात सबको समझ में आई? ऑलवेज वी यूज फिल्टर फॉर गेनिंग द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड एलिमिनेटिंग द एंड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। अब फिल्टर के लिए हम लोग कैसे स्पेक्ट्रम हमेशा समझने के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं अगर ऐसा बना दिया है ना, अब मैंने एक फिल्टर बनाया है जिसमें वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड है और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। वाई एक्सिस क्या है बेटा? वाई एक्सिस मेरा एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी एफएम से स्टार्ट हो रही है। बात सबको क्लियर है? तो इस टाइप का अगर कोई भी फिल्टर हमें हमेशा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है तो इसको हम कहते हैं लो पास फिल्टर, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास होने दे रहा है बेटा। ये जो हमने बैंड बनाया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं पास बैंड। क्या कहते हैं? पास बैंड। पास बैंड मतलब वो फ्रीक्वेंसी बैंड जिसको हमारा फिल्टर पास होने देता है उसको हम लोग पास बैंड कहते हैं। तो लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है और एफएम के बाद की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया। तो एफएम के बाद की जो फ्रीक्वेंसी हुई इसको हम लोग कहते हैं स्टॉप बैंड। क्या कहते हैं? इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग स्टॉप बैंड। जिस फ्रीक्वेंसी को पास करता है उसको पास बैंड कहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी को नहीं पास होने देता उसको स्टॉप बैंड कहते हैं। बात समझ में आई? वैसे अगर मैं हाई पास फिल्टर का एक स्पेक्ट्रम बना के आपको समझाऊं तो ये हमारा हाई पास फिल्टर का स्पेक्ट्रम है ना? यहाँ पे मैंने इसको एफ एम यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो पास बैंड है वो क्या है बेटा? वो एफएम के बाद की फ्रीक्वेंसी है ना? मतलब एफएम के से हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, एफएम से लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास बैंड कौन सा हुआ हमारा? यहाँ पे हमारा पास बैंड ये वाला हुआ और स्टॉप बैंड कौन कौन सा हुआ? स्टॉप बैंड हमारा ये वाला हुआ। स्टॉप बैंड हमारा ये वाला हुआ। क्लियर बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। वैसे अगर मैं बैंड पास फिल्टर की बात करूं तो बैंड पास फिल्टर कुछ ऐसा होता है ना? यहाँ पे मैंने एक F1 ले लिया और यहाँ पे मैंने एक F2 ले लिया। तो बैंड पास फिल्टर मीन्स इट पासेस ओनली a certain रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, certain बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड को ही ट्रांसफर करता है। मतलब एफएम से कम को भी वो ब्लॉक कर देगा, एफ टू से ज्यादा को भी वो ब्लॉक कर देगा। तो इसमें दो स्टॉप बैंड होंगे, ये भी स्टॉप बैंड होगा, ये भी हमारा स्टॉप बैंड होगा, ये भी हमारा स्टॉप बैंड होगा, और जो बीच का है यहां से लेकर यहां तक F1 से लेकर F2 ये हमारा पास बैंड हुआ। बात सबको समझ में आ रही है? तो ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा आइडियली होता है। बात समझ में आई? ऐसा हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए ऐसा मानते हैं, लेकिन जब किसी फिल्टर को बनाया जाता है, सपोज मैं लो पास फिल्टर बनाऊंगा तो लो पास फिल्टर ऐसा स्मूथ बिहेवियर प्रोवाइड नहीं करता। लो पास फिल्टर कैसा बिहेवियर प्रोवाइड करता है? लो पास फिल्टर ऐसा बिहेवियर प्रोवाइड करता है, ऐसा। बात सबको समझ में? तो यहाँ पे सपोज मैं इसको लिया, ये है मेरी एफ एम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है मेरी एफ एम फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, ये है मेरी एफ एम फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी जो हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर होता है ना बेटा, इधर जो मैं बना रहा हूँ ये हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर है, इधर जो मैंने बनाया ये हमारे आइडियल फिल्टर है। तो कभी भी अगर मैं कोई भी लैब में जाऊंगा या अपने कम्युनिकेशन लैब में जाऊंगा या कभी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए किसी डिवाइस के लिए अगर मुझे कुछ फिल्टर बनाना है तो कोई भी फिल्टर इस टाइप का रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करेगा, वो इस टाइप का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एफएम के पहले तो पूरी फ्रीक्वेंसी को, एफएम के पहले तो उसका एम्पलीट्यूड सही आएगा, एफएम के पहले तो उसका एम्पलीट्यूड प्रॉपर आएगा, लेकिन एफएम के पहले, एफएम के जस्ट पहले, एफएम के जस्ट पहले उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो धीरे 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 करके डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है ना, सपोज मैं अगर इस हाईएस्ट एम्पलीट्यूड को, ध्यान देना सब, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं इस हाईएस्ट पॉइंट को ए बोलता हूँ ना बेटा, तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके जिस पॉइंट पे, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होके जिस पॉइंट पे ए अपॉन अंडर रूट टू टाइम्स हो जाता है, ये ए एम्पलीट्यूड जिस पॉइंट पे डिक्रीज होते होते, जैसे यहाँ पे एफ एम पॉइंट पे डिक्रीज होते होते इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट टू टी हुई, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसको कहते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसको क्या कहा जाता है? 3 dB फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? ठीक है। और धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड कम होता है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पास बैंड और स्टॉप बैंड कौन सा होगा? यहाँ पे स्टॉप बैंड वो होगा जहां जिसके बाद एम्पलीट्यूड टोटल जीरो हो गया है, तो ये है मेरा स्टॉप बैंड,
है ना। एफएम के पहले वाला मेरा पास बैंड हुआ, तो यहाँ पे पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में भी एक बैंड लाई कर रहा है, पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में भी एक बैंड लाई कर रहा है। ठीक है, इस बैंड को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इस बैंड को कहा जाता है ट्रांजिशन बैंड। इस बैंड को क्या कहा जाता है बेटा, ट्रांजिशन बैंड। तो कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें ये बैंड ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई। तो ये सब मैं क्यों बताया, ये सब मैं इसलिए बताया कि सपोज मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए 0 से लेकर 50 हर्ट्ज तक, है ना। तो जब मैं इस 0 से लेकर 50 हर्ट्ज के लिए जब मैंने प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें एम्पलीट्यूड तो धीरे धीरे घटता है। तो 50 की जगह तो वो यहाँ पे अगर मैं 50 लिखता हूँ, तो ये तो 50 के बाद में भी कुछ फ्रीक्वेंसी तक वो एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है, 50 के बाद में भी कुछ फ्रीक्वेंसी तक एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आई। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो एम्पलीट्यूड होता है ना बेटा, ये नॉइज कहलाती है। ये एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हमारी नॉइज कहलाती है ना। तो इसी प्रैक्टिकल फिल्टर के इसी लिमिटेशन के कारण, प्रैक्टिकल फिल्टर के इसी लिमिटेशन के कारण हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल फिल्टर के इसी लिमिटेशन के कारण हम कोई भी फिल्टर को 0 से स्टार्ट ना करके किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं, ताकि जब अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी के लिए लो पास फिल्टर बनाऊं ना, तो लो पास फिल्टर धीरे धीरे इसको ऐसे करके कट कर दे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इससे आप देखिए कि पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड हमें मिल जा रहा है। जीरो हमें यहाँ पे F1 भी मिल जाएगा, और हमें यहाँ पे FM+F1 भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने जीरो के अलावा दूसरी फ्रीक्वेंसी क्यों लिया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया बेटा, तो सिर्फ एक सेंटेंस याद रखिएगा, एक सेंटेंस याद रखिएगा। प्रैक्टिकल फिल्टर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस के कारण वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में भी कुछ फ्रीक्वेंसी तक एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करता है। तो प्रैक्टिकल फिल्टर के ये जो ट्रांजिशन बैंड होता है, इस ड्रॉबैक के कारण हम जो एस एस बी एस सी जनरेशन के लिए हम जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको जीरो के अलावा कुछ आगे की फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, ये सब आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम, दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम दैट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ SSBSC, दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम दैट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ SSBSC signal. It means that for generation of SSBSC, for generation of SSBSC, first we have to generate DSBSC। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सीधे सीधे SSBSC जनरेट नहीं किया जा सकता, सीधे सीधे SSBSC को जनरेट नहीं किया जा सकता। SSBSC को जनरेट करने के लिए मुझे DSBSC चाहिए, और DSBSC को सिर्फ और सिर्फ मुझे बैंड पास फिल्टर से पास करना होता है। जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, बैंड पास फिल्टर के बारे में। तो SSBSC में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पे फिल्टर। दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फिल्टर। That's why this type of method, this method is known as, that's why this method is known as filtering method or filtration method or frequency discrimination method, because the main component, main parameter that is used for the filtration is frequency here, that is used is a frequency here। इसीलिए जो हमें पैरामीटर यहाँ पे ध्यान रखना होता है वो हमारा फिल्ट्रेशन है। दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम का यूज करके DSBSC जनरेट कर लेते हैं। क्लियर है। फिर DSBSC को सिंपल एक फिल्टर से पास करेंगे और हमें SSBSC मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं। ध्यान से समझिएगा इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ध्यान से समझिएगा इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यहाँ पे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ना। क्यों मैं इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ, मैं इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस दिख रही है आप लोगों को, एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारा एम्पलीट्यूड है ना। इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। और टाइम स्पेक्ट्रम क्या क्या किसे कहता है, जिसमें एक्स एक्सिस हमारी टाइम होती है, वाई एक्सिस हमारी एम्पलीट्यूड होती है। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे, देखो ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है बेटा, जो हमारा मैसेज सिग्नल, जैसे इससे पहले हम लोग कैसे मैसेज सिग्नल पढ़ रहे थे अपना, जब हम लोग, मैं आप लोगों को समझा रहा था कैसे मैसेज सिग्नल बनाए थे हम लोग, ऐसे मैसेज सिग्नल बनाए थे। ऐसे ही तो हम लोगों ने मैसेज सिग्नल बनाए थे ना। ऐसे हम लोगों ने, इसको मैंने LSB कहा, लोअर बैंड कहा था, लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड कहा था, इसको मैंने अप हायर फ्रिक्वेंसी बैंड कहा था। ऐसे हम लोगों ने बनाया था, इसको लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड कहा था LSB, इसको मैंने हायर फ्रिक्वेंसी बैंड कहा था,
है ना। और हमेशा ध्यान रखना भाई, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फ्रीक्वेंसी, कभी भी बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही एक्सिस को लेते हैं। ऐसा नहीं कि हायर साइड बैंड के लिए इसको ले लिया और लोअर साइड बैंड के लिए इस नेगेटिव को ले लिया, ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को नेगेटिव साइड में लेना है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एक्सिस को कंसीडर कीजिए, अगर पॉजिटिव एक्सिस में लेना है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को कंसीडर करेंगे आप लोग। क्लियर बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसकी बैंडविड्थ कितनी है, तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे, ये आप लोगों को सबसे हाईएस्ट दिख रही है तो इसको F2 ले लिए, और ये सबसे लोएस्ट दिख रही है तो इसको -F2 ले लिए, और F2 माइनस ऑफ -F2 इक्वल टू 2F2 करके इसकी बैंडविड्थ दे दी है। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी हमें बैंडविड्थ कैलकुलेट करना होता है, हम एक्सिस के एक ही साइड ऑब्जर्व करते हैं, या तो हम पॉजिटिव साइड ऑब्जर्व करेंगे या तो हम लोग नेगेटिव साइड ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑब्जर्व करता हूँ तो दिस वन इज द अपर साइड बैंड एंड दिस वन इज द लोअर साइड बैंड, दिस वन इज द अपर साइड बैंड एंड दिस वन इज द लोअर साइड बैंड। सो बैंडविड्थ विल बी F2 माइनस F1, बैंडविड्थ विल बी F2 माइनस F1। क्लियर बात है, सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है, सभी को यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है ना, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। हम लोगों ने मैसेज सिग्नल यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट ना करके F1 से क्यों स्टार्ट किया, ध्यान दीजिए सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट ना करके यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो भी हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर होता है वो स्मूथ नहीं होता है, उसके फिल्ट्रेशन स्मूथ नहीं होता है। क्योंकि उसका फिल्ट्रेशन स्मूथ नहीं होता है, इसलिए हम लोग जीरो फ्रीक्वेंसी को कंसिडर ना करके किसी और उसके आगे की फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हैं, ताकि जब मैं इसको फिल्टर करूँ ना, तो हमारा जो फिल्टर है वो जैसा बिहेवियर भी प्रोवाइड करे वो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ले। अदरवाइज क्या होता, अगर मैं इस टाइप की फ्रीक्वेंसी बैंड रखता, या अगर मेरा बैंड ऐसा है, तो जब लो पास फिल्टर फिल्ट्रेशन करने स्टार्ट करता ना, तो वो कुछ ऐसा करता, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हमारा कट हो जाता। और हम जानते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन तो एम्पलीट्यूड में ही होती है। तो अगर एम्पलीट्यूड ही हमारा पूरा का पूरा कैप्चर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन लॉस है। क्लियर हो गया आप लोगों को, आई थिंक बात सबको समझ में आ गई होगी कि हम लोग यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जीरो फ्रीक्वेंसी से ना लेके किसी और फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने मैसेज स्टार्ट किया है। तो हमें दो फ्रीक्वेंसीज मिली हैं, एक F1 और एक F2, ये हमारा मैसेज सिग्नल है ना, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। और जब हम लोग इसे मॉड्यूलेट किए हैं, तो मॉड्यूलेट करने के बाद क्या होता है, जो भी हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है, मॉड्यूलेट करने के बाद क्या होता है बेटा, जो भी हमें स्पेक्ट्रम जीरो के अराउंड मिलता है ना, वो सेम हमारा FC और -FC के अराउंड शिफ्ट हो जाता है। वो हमें हमेशा जैसे ये जो जीरो के अराउंड है, अब वो देखो जो जीरो के अराउंड आप लोगों का डायग्राम था, अब वो FC के अराउंड शिफ्ट हो जाएगा, सेम एज वो -FC के अराउंड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी FC और माइनस है, क्योंकि हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी FC है। बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक कि अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड हम लोगों ने कैसे कैप्चर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब अगर मैं इसको फिल्ट्रेशन से पास करता हूँ, ये हमें क्या मिला, ये हमें अपर साइड बैंड मिला और ये हमें लोअर साइड बैंड मिला। ये हमें कौन सा सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, ये हमें DSB-SC सिग्नल मिल रहा है। क्लियर बात सबको समझ में आ रही है। अब अगर मैं इस टाइप के सिग्नल में से चाहता हूँ LSB फाइंड आउट करना, को इस टाइप के सिग्नल में से मैं चाहता हूँ SSB फाइंड आउट करना, SSB मतलब सिंगल साइड बैंड, तो या तो मुझे चाहिए ये वाला बैंड, या तो मुझे चाहिए ये वाला बैंड। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये वाला बैंड चाहिए तो मैं फिल्टर को सेट करूंगा ताकि वो इस फ्रीक्वेंसी को पास करे। अगर मुझे ये वाला बैंड चाहिए होता तो मैं अपने फिल्टर को सेट करता ताकि वो इस फ्रीक्वेंसी को गेन करता। बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कोई भी एम्पलीट्यूड को लॉस नहीं होता है, कोई भी एम्पलीट्यूड कट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिंपल बनाता, अगर मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं लेता, जैसे अगर मैं ऐसा लेता जैसे हम लोगों ने पहले स्टडी किया है, ये हमारा मैसेज हुआ। जब मैं इसको मॉड्यूलेट करता हूँ, इससे पहले हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे, जब हम लोग इसको मॉड्यूलेट करते थे तो ये दो ऐसे फ्रीक्वेंसी बैंड में कन्वर्ट हो जाता था, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी बैंड में कन्वर्ट हो जाता था। ये हमारा FC है, ये हमारा FC प्लस FM है, ये हमारा FC+FM है, और ये हमारा FC-FM है, ये हमारा FC-FM है ना। ये हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है और ये हमारा अपर फ्रीक्वेंसी बैंड है, हायर फ्रीक्वेंसी बैंड है ना। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें हमें एक ही बैंड को चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक फिल्टर लेते हैं क्यों, और हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही फिल्ट्रेशन हो। लेकिन जैसे ही मैं अपनी फिल्टर का यूज करूंगा, प्रैक्टिकल फिल्टर मेरा इधर की फ्रीक्वेंसी को भी कट कर देगा। तो हमारा फिल्ट्रेशन के बाद मुझे क्या मिलेगा, फिल्ट्रेशन के बाद मुझे LSB का भी कुछ पोर्शन मिल जाएगा, LSB का भी कुछ पोर्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्ट, अगर मेरे दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड LSB और USB आपस में अगर अटैच्ड रहेंगे ना, तो उस समय मुझे LSB का भी कुछ पोर्शन मिलेगा अगर मैं USB चाहूंगा तो।
क्लियर बात है, समझ में आ रही है? तो ये जो ड्रॉबैक है, इसके ड्रॉबैक के कारण हम जीरो के अलावा किसी दूसरे फ्रिक्वेंसी से अपने बैंड को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो, नाउ दीज ऑल आर द डीमेरिट्स, दीज ऑल आर द डीमेरिट्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, वही हमारी डीमेरिट है। क्या? मुझे एक वेरी शार्प लो पास फिल्टर की जरूरत पड़ती है जिसका एटेन्यूएशन बैंड और पास बैंड एकदम शार्प हो, लेकिन इतना परफेक्ट फ्रीक्वेंसी बैंड वाला फिल्टर डिजाइन करना प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा फिल्टर जिस जो एकदम शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही पास होने दे, ऐसा फिल्टर प्रैक्टिकली डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा इस टाइप के एसएसबी सिग्नल का डिमेरिट होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो और ये सब जो हमारा बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर के बारे में कुछ थियोरेटिकल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं इसे। द डिजाइन ऑफ बैंड पास फिल्टर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट है, द pass band of the filter occupies the same frequency range of the spectrum of the desired SSB-SC modulated wave. Second क्या है? The width of the guard band, the width of the guard band which separates the pass band from the stop band be twice the lowest frequency component of the message signal. अब आपके लिए ये एक नया टर्म आ गया होगा, गार्ड बैंड। गार्ड बैंड क्या होता है? चलो गार्ड बैंड भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं फिल्टर, तो प्रैक्टिकली हमारा फिल्टर कुछ ऐसा बनता है। ये हमारी एफएम है और ये हमारी, तो ये प्रैक्टिकली हमारा फिल्टर कुछ ऐसा बनता है। तो ये हमारा कौन सा बैंड हुआ? ये हमारे स्टॉप बैंड हुआ, ये हमारा ट्रांजिशन बैंड हुआ, और इसके बाद का जो भी बैंड हुआ, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा पास बैंड हुआ, ये हमारा ट्रांजिशन बैंड हुआ, और इसके बाद का जो भी बैंड है ये हमारा स्टॉप बैंड हुआ, है ना? तो स्टॉप बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इसको मैंने कह दिया F2। पास बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ये हमारी हो गई FM। तो अगर मुझे गार्ड बैंड निकालना है, तो गार्ड बैंड इज नथिंग बट अ बैंडविड्थ ऑफ ट्रांजिशन बैंड, है ना? ये जो हमारे ट्रांजिशन बैंड कहाँ से कहाँ तक है? F2 से लेकर, FM से लेकर F2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ होती है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ होती है, इसे ही कहा जाता है गार्ड बैंड, है ना? तो अगर ये गार्ड बैंड जितना क्लोज होगा, गार्ड बैंड जितना क्लोज होगा, दैट मीन्स ट्रांजिशन बैंड जितना क्लोज होगा, उतना हमारे फिल्टर के लिए पॉसिबल नहीं होगा अपनी उस डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करना। क्योंकि प्रैक्टिकल फिल्टर का अगर मैं ये दोनों के बीच का बैंड कम करते जाऊंगा ना, लेकिन ये दोनों फ्रीक्वेंसी के अगर बीच का गैप कम करते जाऊंगा और फिर फिल्ट्रेशन करूंगा, तो ट्रांजिशन बैंड को तो मैं कम नहीं कर सकता, ट्रांजिशन बैंड को तो मैं कम नहीं कर सकता। तो उसके कारण क्या होगा? हमारा जो दूसरा, जो हमारा लोअर साइड बैंड है, उसका भी कुछ पोर्शन आ जाएगा, जिसके कारण गार्ड बैंड की विड्थ हमेशा प्रॉपर रखनी होती है। यही हमारे इस पॉइंट में मेंशन किया गया है। ध्यान रहेगा सभी को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो भी हमारे गार्ड बैंड की विड्थ होती है वो 2 FM यहाँ पे मेंशन की गई है। दिस वन इज द आइडियल वैल्यू ऑफ गार्ड बैंड। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, नया पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। टू स्टेज एसएसबी मॉड्यूलेटर, टू स्टेज एसएसबी मॉड्यूलेटर, अब ये होता क्या है? टू स्टेज एसएसबी मॉड्यूलेटर, ये होता क्या है? देखो बेटा, सपोज अगर मुझे कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है और वो बहुत ही हायर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है ना? मुझे कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है और बहुत ही हाई डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू को बहुत हाई लेना होगा, है ना? मुझे कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बहुत हाई लेना होगा। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहाँ से पुट अप करते हैं बेटा? कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ से पुट अप करते हैं, और यहाँ से हम लोग मैसेज को पुट अप करते हैं। तो मैसेज और कैरियर जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तभी तो सिग्नल जनरेट होता है डीएसबी में। लेकिन एक लिमिटेशन और है, अगर जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, अगर वो मैसेज फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है, अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैसेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तब भी SSB-SC सिग्नल प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाएगा। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके कारण क्या होता है कि सपोज, आप लोगों का एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ ना, सपोज हमारी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है वो है हमारी 100 kHz। कैरियर फ्रीक्वेंसी जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी है 100 kHz। वैसे किलो में नहीं होती, वो मेगा में ही होती है, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो है 100 मेगा हर्ट्स, है ना? और जो हमारा मैसेज सिग्नल है, सपोज ये मैंने ले लिया 500 हर्ट्स। सपोज जो मैसेज सिग्नल मैंने ले लिया वो है मेरा 500 हर्ट्स, वो है मेरा 500 हर्ट्स। और जो मैंने कैरियर सिग्नल लिया है वो है हमारी 100 मेगा हर्ट्स। वो क्या है मेरी? 100 मेगा हर्ट्स। 100 मेगा हर्ट्स, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो मैसेज सिग्नल की वैल्यू से बहुत ज्यादा है।
है ना। तो इस समय भी हम लोग एसएसबी ऐसे सिग्नल को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका निकाला गया, क्या है, टू स्टेज एसएसबी मॉड्यूलेटर। उसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, उसको दो पार्ट में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये 100 मेगाहर्ट्ज है ना, तो 100 मेगाहर्ट्ज में पहले 50 मेगाहर्ट्ज प्रोवाइड किया जाएगा, पहले 50 मेगाहर्ट्ज प्रोवाइड किया जाएगा, और जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी है उसको दूसरे स्टेज में प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझ में आई। तो जो दोनों स्टेज मिला के, ये वाला स्टेज मिला के और ये वाला स्टेज मिला के, दो स्टेज मिला के हम लोग पूरी की पूरी कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाए। बात सबको समझ में आया, वाई वी यूज कैरियर, वाई वी यूज टू स्टेज एसएसबी मॉड्यूलेटर, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी F1 थी और एक फ्रीक्वेंसी F2 थी, तो F1 और F2 को मिला के ही हमारी FC बनी है ना। और ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एसएसबी वेव जनरेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, व्हेन द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द मैसेज फ्रीक्वेंसी, so the SSB modulated wave occupies the frequency band which is much higher than the message signal, है ना। दैट्स वाई जो हम एक ही बार में हम लोग एक ही साथ हम लोग सारी की सारी कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी उसको दो स्टेज में प्रोवाइड करते हैं, एक को कहा जाता है फर्स्ट स्टेज, और उसमें जो फिल्टर यूज किया जाता है उसको कहा जाता है फर्स्ट बैंड पास फिल्टर। फर्स्ट बीपीएफ स्टैंड्स फॉर फर्स्ट बैंड पास फिल्टर। और जो भी रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको सेकंड स्टेज में प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें जो फिल्टर यूज किया जाता है उसको कहा जाता है सेकंड बीपीएफ, दैट इज सेकंड स्टेज बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। So there are the various advantages of frequency method. There are the various advantages of frequency method. क्या क्या advantage ध्यान दीजिएगा। The filter method give the adequate sideband suppression, है ना, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा क्या है, दूसरा तो आप इसको आप लोगों को थ्योरेटिकल ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप सीधे बता सकते हैं कि इसमें जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, वेस्टेज ऑफ पावर कम होता है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होती है, सीधे सीधे सी बात है ना। जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखा गया है, आप एक आइडियल लैंग्वेज में अगर ना भी जाएं तो आप सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं। इसमें पावर कम लगता है, इसमें बैंडविड्थ कम लगता है, और इसमें एडिक्वेट साइडबैंड सप्रेशन हो जाता है, ये इसका एडवांटेज है। क्लियर बात। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएसबीएससी। फर्स्ट, this one is bulky this one is bulky, and due to instability of the system to generate SSB at high radio frequency, the frequency up conversion is necessary, है ना। और दूसरा तीसरा हमारा डिसएडवांटेज क्या है, टू एक्सपेंसिव फिल्टर्स आर टू बी यूज्ड वन फॉर इच साई बैंड। मतलब जो हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज कर रहे हैं ना, हम लोग मोर देन वन फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि एक्सपेंसिव फिल्टर्स हमें यूज करना होता है। ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ SSBSC। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ SSBSC। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक। देखिए अब यहाँ पे इसका एक और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना के समझाया गया। मैंने जैसे आप लोग को बताया था, दिस वन इज द मैसेज, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ DSBSC। नाउ दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ SSBSC। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही बैंड ट्रांसफर किया जा रहा है, अपर साइड बैंड ही ट्रांसफर किया गया है। कैसे अपर साइड बैंड यहाँ पे गेन किया गया होगा, आप सोचिए क्या किया गया होगा। सिंपल एक फिल्टर लिया गया होगा, बैंड पास फिल्टर, और उससे इस फ्रीक्वेंसी को पास किया गया होगा, तो इसके अंदर का जो बैंड है वो मिल गया होगा, और ये जो बिलो फ्रीक्वेंसी है वो ब्लॉक हो गई होगी। बात सबको समझ में आई। और अपर साइड, ये जो हमारे दोनों के बीच का अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के जो बीच का जो गैप है, ये हमारा गार्ड बैंड कहलाता है। ये देखिए जो मैं आप लोगों को उस समय बता रहा था, दोनों के बीच का जो हमारा गैप होता है, दैट गैप इज नोन एज गार्ड बैंड, दैट गैप इज नोन एज गार्ड बैंड। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना। अच्छा, एक टॉपिक और है फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का ये जनरेशन वाला पोर्शन इतना ही है ना, जनरेशन वाला पोर्शन इतना ही है। नौ, अगर हम लोग SSB सिग्नल जनरेट किए हैं तो डेफिनेटली जब हम लोग रिसीवर की तरफ जाएंगे तो रिसीवर में हमें डिमॉड्यूलेशन भी करना पड़ेगा। अगर ट्रांसमिशन साइड हमने जनरेशन किया है तो रिसीवर साइड हमें उसको रिकवर भी तो करना पड़ेगा। तो जो SSB सिग्नल के रिकवर का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन, है ना। जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन,
है ना। एंड व्हेन वी यूज, और ये भी तब मैंने बताया, अगर आप लोग लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को याद होगा, व्हेन वी यूज सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी यूज सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर demodulation that we already used in the transmitter side for the modulation purpose. सो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ रिसीवर इज नोन एज कोहेरेंट रिसीवर, है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर हम लोग रिसीवर के टाइम में भी, रिसेप्शन के टाइम में भी, डीमॉड्यूलेशन के टाइम में भी कैरियर फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, और ये वही कैरियर फ्रिक्वेंसी है जिसका यूज ट्रांसमीटर साइड किया गया था सिग्नल को जनरेट करने के लिए, तो इस टाइप के रिसीवर को क्या कहा जाता है, कोहेरेंट रिसीवर, है ना। हर टाइप के सिग्नल को इस स्कीम से डिमॉड्यूलेट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई चाहे सिग्नल कोई भी हो, अगर आप लोग प्रीवियस अपने कॉपी के पेजेस पलटाएंगे तो आप लोग देखेंगे सारे सिग्नल को रिसीव करने के लिए हम लोग कोहेरेंट डिटेक्टर हर जगह ये अप्लाई किए हैं, है ना। कि इसीलिए ये जो हमारा कोहेरेंट डिटेक्टर होता है ना बेटा, इसको हम लोग सिंक्रोन, इसको हम लोग यूनिवर्सल डिटेक्टर भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग यूनिवर्सल भी डिटेक्टर भी कह सकते हैं। क्यों यूनिवर्सल डिटेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी टाइप का सिग्नल हो, चाहे कोई भी टाइप का सिग्नल हो, हम बाय यूजिंग कोहेरेंट डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे अगर मुझे 50 हर्ट्ज की, अगर मुझे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फिल्टर यूज कर लूंगा, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फिल्टर यूज कर लूंगा, 100 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फिल्टर यूज कर लूंगा। ध्यान रहेगा सभी को यहाँ तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, में ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर आप पूछा जाता है कि, या आपसे बोला जाता है कि कोहेरेंट डिटेक्शन कैसे वर्क करता है, तो इसके पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए इस ब्लॉक डायग्राम का यूज किया जाता है ना। इसके पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए इस ब्लॉक डायग्राम का यूज किया जाता है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिमॉड्यूलेशन, सो डेफिनेटली द इनपुट सिग्नल इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एट द टाइम, है ना। अगर हम लोग डीमॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग डीमॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, तो इनपुट में कौन सा सिग्नल आ रहा होगा, इनपुट में हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही आ रहा होगा श्योरली, है ना। और अगर मैं SSB-SC सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करना चाह रहा हूं, तो जो हमारे रिसीवर में जो इनपुट आ रहा होगा वो तो बेटा SSB ही होगा, सिंगल साइड बैंड ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जो इनपुट है ना वो हमारा SSB-SC है ना। इसको मैंने यहाँ पे ST से मेंशन किया है, ठीक है। तो जैसे रिसीवर में सिग्नल हमारा मिला, रिसीवर ने अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी को अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ने दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद इसके आउटपुट को प्रोवाइड किया एक लो पास फिल्टर में, एंड द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर विल बी द मैसेज सिग्नल। हमेशा याद रखना, जो हमारा डीमॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होता है, डीमॉड्यूलेटर का आउटपुट हमेशा मैसेज सिग्नल होता है। डीमॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर का आउटपुट हमेशा मैसेज सिग्नल होता है, ध्यान रखिएगा। डीमॉड्यूलेटर का इनपुट क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर का इनपुट हमेशा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, ध्यान रहेगा सभी को ये चीज, ध्यान रखिएगा ये सारे टर्म्स, है ना। चलो देखते हैं, इसका ऑपरेशन समझते हैं सीधे सीधे। अगर मैं VT की बात करूं तो VT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। तो हमारा ये हमारा इनपुट क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ST, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज बाय यूजिंग CT आल्सो, बट हियर इट इज रिप्रेजेंटेड एज cos2 pi FCT, है ना। तो VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, VT की वैल्यू हो जाएगी ST मल्टीप्लाइड बाय cos2 pi FCT, यही हमारा यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। So this one is the output of product modulator. Now we are putting this input to the low pass filter. जब मैं इसको लो पास फिल्टर में प्रोवाइड करूंगा तो लो पास फिल्टर का आउटपुट हमें SSB-SC मिलेगा। क्लियर बात, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस ST की वैल्यू, ये हमारे SSB-SC के सिग्नल की वैल्यू होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप लोगों को ये इक्वेशन में दिक्कत आ रही होगी तो पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था, आप एक बार पिछले वीडियो में जाके देखिएगा ये कैसे आया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा SSB-SC सिग्नल होता है, इसमें जब इसको जनरेट करना होता है तो मिक्सर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रहता है ना। मतलब अगर मुझे ऐसे USB चाहिए आउटपुट में, है ना, अगर मुझे सिंगल साइड बैंड का आउटपुट चाहिए, सिंगल साइड बैंड आउटपुट में अगर मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं नेगेटिव साइन का यूज करूंगा। अगर मुझे सिंगल साइड बैंड में अगर मुझे LSB चाहिए तो मैं पॉजिटिव साइन का यूज करूंगा, है ना। तो दोनों में से एक अगर मैं साइन का यूज करूंगा बेटा तो मुझे एक बैंड मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सली समझाया गया है कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करके चला गया है। अदरवाइज आप लोग अगर यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो अपर साइड बैंड आप लोगों को मिलेगा, अगर आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो लोअर साइड बैंड आप लोगों को मिलेगा। इसमें यहाँ पे यूनिवर्सली दोनों को लेके चला गया।
बात समझ में आई? आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंपल, इसके बाद का कुछ भी नहीं है, रेस्ट इज मैथमेटिक्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया गया है ना, मल्टीप्लीकेशन जब यहाँ पे इंटर किया गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1 + 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सेम एज कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो जब ये दोनों मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे अप्लाई किए गए, दोनों मैथमेटिकल फॉर्मूलेज यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं, तो जो हमारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो ये आ गया। आप लोगों को सीधे सीधे देख के ये एक्सप्रेशन नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को सॉल्व करना है, जब भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो प्रॉपर आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए, आप लोग कॉपी में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते चलिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कॉस के दो टर्म है, दिस वन इज डीलिंग एज ए एंड दिस वन इज डीलिंग एज बी। अगर ये ए की तरह डील किया जा रहा है, इसको बी की तरह डील किया जा रहा है, तो ए प्लस बी दैट मीन्स एफ सी प्लस एफ सी। सो इट विल बी टू एफ, इट विल बी टू एफ सी और 4 पाई एफ सी टी, है ना। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी एफ सी और एफ सी है तो 2 एफ सी हो जाएंगे, और पूरा का पूरा टर्म हमारा 4 एफ सी टी हो जाएगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया। वैसे a माइनस बी के अकॉर्डिंग कॉस a माइनस बी करेंगे तो ये टर्म हमारे जीरो हो जाएगा। वैसे जब मैं इस पूरे स्पेक्ट्रम को सॉल्व किया बेटा, तो ये वाला इक्वेशन मिला मुझे, है ना। ये वाला इक्वेशन हमें मिला। अब वी नो दैट cos 0 इक्वल्स टू 1 एंड sin 0 इक्वल्स टू 0, एंड बिकॉज sin 0 इक्वल्स टू 0, सो दिस टर्म, ये हमारा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और इस टर्म की जगह सीधे सीधे मैं 1 लिख लूंगा, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया इस टर्म की जगह। क्लियर बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अब ब्रैकेट सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन किया है, जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तब हमें आउटपुट में ये इक्वेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अब मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, हमें आउटपुट में ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। क्लियर है। ये इस एक्सप्रेशन को अब मुझे कहाँ पे पुट ऑन करना है, इस एक्सप्रेशन को कहाँ पे पुट करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें पुट करना है लो पास फिल्टर में। और हम चाहते हैं लो पास फिल्टर के आउटपुट है मैसेज आए, तो डेफिनेटली जो हमारा लो पास फिल्टर होगा उसकी जो बैंड होगी, उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी बैंड होगी, वो हमारी अप टू एफ एम तक होगी, मतलब एफ एम तक की फ्रीक्वेंसी को ये वो पास होने देगा, और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी को वो पास नहीं होने देगा। क्लियर बात है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके इनपुट में, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी, इसके इनपुट में, इसके इनपुट में क्या था, हाँ, इसके इनपुट में ये वाला बैंड आ रहा है। तो जब मैं इस बैंड को लो पास फिल्टर में प्रोवाइड करूंगा, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो पास फिल्टर क्या करेगा, ये वाले टर्म को देखेगा, इस वाले टर्म को कैंसिल आउट कर देगा, आउटपुट में जाने नहीं देगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2fc है। सेम इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2fc है, तो इसको भी वो आउटपुट में जाने नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में कौन सा टर्म जाएगा, आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ ये टर्म जाएगा, और इस टर्म को क्या, ये टर्म क्या है, ये टर्म है हमारा एम टी। ये टर्म क्या है हमारा, ये टर्म है हमारा एम टी। दिस वन इज द मैसेज सिग्नल। तो जैसे ही मैं इसको फिल्टर से पास करूंगा, तो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा वी नॉट टी इक्वल्स टू ए सी बाई 4 इंटू एम टी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे एम टी मिला है, सो इट इज नोन एज मैसेज सिग्नल, इट इज नोन एज मैसेज सिग्नल। और जो ये स्टार्टिंग का जो एम्पलीट्यूड है ना, इसके कारण हम इस मैसेज सिग्नल को स्केल्ड मैसेज सिग्नल कहते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमारे सिग्नल को स्केलिंग प्रोवाइड करता है ना। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैसेज सिग्नल इज नोन एज स्केल्ड मैसेज सिग्नल। दिस टाइप ऑफ मैसेज सिग्नल इज नोन एज स्केल्ड मैसेज सिग्नल, ठीक है। सो ये हमारा पूरा कोहेरेंट डिटेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोहेरेंट डिटेक्शन का पूरा जो हमारा डिमॉड्यूलेशन का जो भी हमारा प्रोसीजर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ये इस टाइप का जो भी हम लोग जब कोहेरेंट डिटेक्शन यूज करते हैं ना बेटा, तो अगर आप लोगों से कोहेरेंट डिटेक्शन का ड्रॉबैक पूछा जाता है, अगर कोहेरेंट डिटेक्शन का ड्रॉबैक आप लोगों को जानना है, तो ध्यान रखिएगा, कोहेरेंट डिटेक्शन में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ट्रांसमीटर साइड जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, उसी फ्रीक्वेंसी का रिसीवर साइड भी यूज किया जाता है ना। तो इसका मतलब ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन रहना चाहिए। और अगर ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा ना, तो डेफिनेटली दो एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में मिसमैच एरर, या एक फेस मिसमैच एरर, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी मिसमैच एरर होता है तो आउटपुट पे तो हमें गलत मैसेज मिलेगा, लेकिन अगर फेस मिसमैच एरर हो जाता है तो आउटपुट में तो मुझे टोटल जीरो मिलेगा, आउटपुट मुझे टोटल जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमें आउटपुट में जीरो मिलने वाला जो एरर होता है, इसको क्वाड्रेचर नल इफेक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इट इज नोन एज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा एस एस बी एस सी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये हमारा पूरा एस एस बी एस सी कंप्लीट होता है।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि जो हमारा फेस डिस्टॉर्शन होता है ना, जो इस टाइप के मेथड में ऑकर होता है, तो ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमारे एम्पलीट्यूड के टर्म में स्टोर्ड है। तो अगर फेस डिस्टॉर्शन होता भी है तो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए फेस डिस्टॉर्शन उतना उतना हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। उससे हमारी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी, जो हमारी वॉइस की फ्रिक्वेंसी, वो थोड़ी सी चेंज होगी, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी फेस डिस्टॉर्शन होता है तो नॉर्मल वॉइस जो है वो डोनाल्ड डक वॉइस इफेक्ट की तरह आपको लगेगी कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन अगर किसी और पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं तो फेस डिस्टॉर्शन, अगर मैं किसी वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ या किसी भी और ईसीजी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ या किसी भी सेंसर के आउटपुट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, वहां पे अगर फेस डिस्टॉर्शन होता है तो डेफिनेटली वो एक सीरियस इशू होगा। बात समझ में आई? तो अगर कोई म्यूजिक सिग्नल होगा, क्योंकि अगर मैं म्यूजिक सिग्नल चाहता हूँ, तो मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि पूरी बिट्स क्लियर हो। लेकिन अगर फेस डिस्टॉर्शन होगा तो उसके कारण उसमें बिट्स जो है या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है या उसके जो पिच है उसमें कुछ कम ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो हमारे म्यूजिक सिग्नल होता है या वॉइस सिग्नल होता है, ये म्यूजिक सिग्नल होता है या वीडियो सिग्नल होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ और भी दूसरे टाइप के ईसीजी सिग्नल होते हैं, सेंसर्स के आउटपुट होते हैं, उसमें ये एक सीरियस इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये फेस डिस्टॉर्शन या क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होगा तो आउटपुट मेरा टोटल जीरो ही होगा। क्लियर बात है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरेशन ऑफ एस एस बी एस एंड द डीमॉड्यूलेशन ऑफ एस एस बी एस। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप